जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्र पर। प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 18 फरवरी से होना है। आज 11 फरवरी हो गया है और इस परीक्षा की तैयारी के क्रम में आज हम लोग सामान्य हिंदी के महामैराथन क्लास आज से शुरुआत करेंगे। और इस महामैराथन वाली क्लास में बच्चों रट लो, यही पेपर आएगा, वही सीरीज आपकी चलाई जा रही है। अर्थात जो भी 6-7 दिन के बीच में, आज 11 तारीख है ही, जो भी आपको 6-7 मॉडल पेपर या मैराथन महामैराथन जो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, इसी में से सारे क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप लोग अब तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली समस्त क्लासेस आपको प्राप्त हो सकें। और इस क्लास को लाइक करके इसे अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चलिए हम देखते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कहता है, चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कर्म भूमि किस विधा की रचना है। कर्म भूमि क्या उपन्यास है, या फिर निबंध है, या फिर कहानी है, या फिर आलोचना है। कर्म भूमि क्या है बच्चों? तो कर्म भूमि की बात करें तो कर्म भूमि है उपन्यास। किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का। किसकी रचना है बच्चों? तो ये मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है कर्म भूमि, और विधा है इसका उपन्यास। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं, या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है बच्चों? उसने कहा था कहानी के लेखक कौन हैं? तो चलिए, उसने कहा था इस कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। अब अगर हम लोग बात करें कि जयशंकर प्रसाद की रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं प्रतिध्वनि, कंकाल, झरना, आंसू, लहर, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। और अगर हम बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाओं में है विशस्य विस्मौषधम, भारत दुर्दशा, और वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति। ये सभी रचनाएं सत्य हरिश्चंद्र, ये सभी भारतेंदु जी की रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो कविता कलाप और काव्य मंजूषा इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। अगला देखते हैं, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, या फिर डॉक्टर श्याम सुंदर दास थे, या बालकृष्ण भट्ट, या बाबू गुलाब राय? तो इस प्रश्न का उत्तर तो हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो इनकी रचनाओं में आपको मिलेगा चिंतामणि, विचार वीथी और 11 वर्ष का समय। श्याम सुंदर दास जी की अगर बात करें तो श्याम सुंदर दास की रचनाओं में आपको मिलेगा भाषा विज्ञान और रूपक रहस्य। अगर हम लोग बात करें बाबू गुलाब राय, तो बाबू गुलाब राय की रचनाओं में ठेलुआ क्लब, गेहूं बनाम गुलाब, ये इनकी प्रमुख रचनाएं। कौन कौन सी? तो ठेलुआ क्लब और गेहूं बनाम गुलाब। इसके बाद में चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक बार सभी लोग जोरदार तरीके से इसे अपने मित्रों के पास में शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक भी करते रहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विवेदी युग के साहित्यकार कौन हैं? द्विवेदी युग के साहित्यकार में कौन है बच्चों? क्या इसमें डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं, या फिर भगवती चरण वर्मा हैं, या फिर यशपाल जी हैं, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो ये तो भैया भारतेंदु युग के हैं, इन्हीं के नाम से एक युग भी चला था। अगर हम लोग बात करें यशपाल जी का, तो यशपाल जी छायावादोत्तर काल के हैं। भगवती चरण वर्मा की अगर बात करें तो ये छायावाद युग के हैं। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ये शुक्ल युग में भी रहे हैं और द्विवेदी युग में भी रहे हैं। तो द्विवेदी युग में ये थे, इसलिए श्याम सुंदर दास सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि क्या उपन्यास है, या कहानी है, या फिर निबंध है, या फिर नाटक है? चिंतामणि, चिंतामणि आप लोग जानते हैं किसकी रचना है? तो ये आचार्य जी की है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना। किसकी रचना बच्चों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। और ये क्या है? तो चिंतामणि निबंध संग्रह है। क्या है? निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न कह रहा है आधुनिक हिंदी नाटक, एक रचना है आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक कौन हैं? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं, या फिर डॉक्टर नगेंद्र हैं,
या रामचंद्र शुक्ल हैं या महादेवी वर्मा हैं। कौन है बच्चों? तो अगर हम बात करें महादेवी वर्मा की तो इनकी रचनाओं में है अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, यामा, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। रामचंद्र शुक्ल जी की चिंतामणि है, विचार वीथी है, 11 वर्ष का समय है, हिंदी साहित्य की भूमिका है। डॉक्टर नगेंद्र की बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र में विचार विवेचन, अरस्तु का काव्यशास्त्र और साथ ही साथ आधुनिक हिंदी का नाटक। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी की रचनाओं में भारत सौभाग्य है, प्रयाग रामागमन है, वर्षा बिंदु है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पतितों के देश में किस साहित्यकार की रचना है? क्या राहुल सांकृत्यायन जी की है, या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी की है, या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है? तो बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं में साहित्य सहचर है, अशोक के फूल है, कुटज है, अनामदास का पोथा है, और कौन सी रचना है? और कोई एक रचना अनामदास की पोथा के बाद में बाणभट्ट की आत्मकथा है। इसके बाद में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की अगर हम लोग बात करें तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की रचनाओं में माटी हो गई सोना, दीप जले, शंख बजे, और रामवृक्ष बेनीपुरी की बात करें तो इनकी रचनाओं में अम्बपाली है, माटी की मूर्तियाँ, और पतितों के देश में। राहुल सांकृत्यायन, देखिए पतितों के देश में आप लोग सोचेंगे यात्रा वृत्तांत है और राहुल सांकृत्यायन जी का है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें कि ये किसकी रचना है तो ये राहुल सांकृत्यायन जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं? घुमक्कड़ शास्त्र है, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा है, वोल्गा से गंगा है, ये सभी किसकी रचना है बच्चों? तो ये सभी रचनाएं राहुल सांकृत्यायन जी की हैं। इसके बाद में हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है। डॉक्टर संपूर्णानंद ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? धर्मयुग, तो धर्मयुग किसकी रचना है? धर्मयुग है धर्मवीर भारती जी की। ये पत्रिका किसकी है बच्चों? धर्मवीर भारती जी की रचना ये पत्रिका है। अगर हम बात करें हंस, तो हंस पत्रिका किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी की है। किसकी है बच्चों? मुंशी प्रेमचंद जी की है। सरस्वती की बात करें तो सरस्वती पत्रिका है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। और मर्यादा किसकी है? तो मर्यादा है डॉक्टर संपूर्णानंद जी की पत्रिका। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना हिंदी गद्य की प्रारंभिक रचनाओं में गिनी जाती है? कौन सी रचना गिनी जाती है? गोरखबानी, या फिर चर्यापद, या उक्ति व्यक्ति प्रकरण, या फिर सत्यवती कथा। गोरखबानी की बात करें तो गोरखबानी है गोरखनाथ जी की रचना। किसकी है बच्चों? गोरखनाथ जी की रचना है। एक बार जोरदार तरीके से शेयर होना चाहिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब और लाइक भी होना चाहिए। चर्यापद की अगर हम बात करें तो चर्यापद किसकी है बच्चों? सरहपा, सरहपा की रचना है। किसकी रचना है चर्यापद? सरहपा की रचना है। अगर हम बात करें उक्ति व्यक्ति प्रकरण तो ये है दामोदर शर्मा की रचना। किसकी रचना है? दामोदर शर्मा जी की रचना है। और अगर हम लोग बात करें कि सत्यवती कथा किसकी है तो सत्यवती कथा रचना है बच्चों ईश्वर दास की। किसकी रचना है? ईश्वर दास की। हमसे पूछा गया है कि कौन सी रचना प्रारंभिक गद्य रचनाओं में गिनी जाती है? कौन सी रचना है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, यानी गा वाला आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला जो आपका है वो कह रहा है चिंतामणि के रचनाकार हैं। चिंतामणि के रचनाकार कौन हैं? श्याम सुंदर दास जी हैं, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या प्रेमचंद जी हैं, या बाबू गुलाब राय हैं। तो बाबू गुलाब राय की बात करें तो इनकी रचना है बच्चों ठेलुआ क्लब, ठेलुआ क्लब। साथ ही साथ ठेलुआ क्लब के बाद इनकी और रचनाएं हैं जिसमें है गेहूं बनाम गुलाब। अगर हम बात करें मुंशी प्रेमचंद जी की तो मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाओं में है पूस की कथा, और उपन्यास में है गबन, गोदान, सेवा सदन, करबला है और निर्मला अलग अलग है। रीत और ये आप लोग इनका मुंशी प्रेमचंद जी का देखते हैं। चिंतामणि विचार भी थी 11 वर्ष का समय, ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना।
और श्याम सुंदर दास में भाषा विज्ञान और रूपक रहस्य। कौन कौन सी रचना बच्चों? तो भाषा विज्ञान और रूपक रहस्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दीपदान नामक रचना है। दीपदान रचना की आपसे विधा पूछ रहा है। क्या है? नाटक है या भेंट वार्ता है या फिर लघु कथा है या एकांकी है? तो दीपदान क्या है बच्चों? दीपदान एकांकी है। मतलब ये नाटक जैसा ही होता है लेकिन एक ही अंक में पूरी कहानी समाप्त हो जाती है। अगला आपसे कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की कौन सी रचना है? भूदान यज्ञ या फिर भोर का तारा या सत्यार्थ प्रकाश या भारत भारती? अगर हम लोग बात करें भूदान यज्ञ की तो भूदान यज्ञ है विनोबा भावे। किसकी है बच्चों? विनोबा भावे जी की रचना है भूदान यज्ञ। भोर का तारा, भोर का तारा है जगदीश चंद्र माथुर। किसका है? जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। कौन सी? भोर का तारा। सत्यार्थ प्रकाश है स्वामी दयानंद सरस्वती का। और भारत भारती किसकी रचना है? तो ये रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। किसकी रचना है बच्चों? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। अगला आपसे कह रहा है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास निम्न में से किसको माना है? आनंद मठ या परीक्षा गुरु या गबन या फिर तितली? तितली की बात करें तो तितली किसकी रचना है? तितली है जयशंकर प्रसाद जी की रचना। गबन की बात करें तो गबन है मुंशी प्रेमचंद की रचना। और अगर हम लोग बात करें परीक्षा गुरु तो लाला श्रीनिवास दास जी की रचना है। किसकी है बच्चों? लाला श्रीनिवास दास जी की रचना है। और अगर हम बात करें आनंद मठ तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। किसकी है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी की रचना है। और इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो प्रथम मौलिक उपन्यास माना है वो परीक्षा गुरु को माना है। हाँ, आंसर आप लोग भी करते रहिए, आंसर आप लोग करते रहिए और कमेंट सेक्शन में ज़ोरदार तरीके से आप लोग कमेंट भी कीजिए। साथ ही साथ शेयर और लाइक करते रहिए। शेयर और लाइक बहुत होना चाहिए और आज सब्सक्राइब भी होना चाहिए। आलोक पर्व विधा है। आलोक पर्व की कौन सी विधा है पूछ रहे हैं। क्या ये उपन्यास है या नाटक है या फिर निबंध है या फिर कहानी है? तो आलोक पर्व की बात करें बच्चों तो आलोक पर्व क्या है? निबंध है। किसकी रचना है? आप लोग कमेंट में बताइए और अभी हम अगले प्रश्न पर बताएंगे। तब तक आप लोग कमेंट कीजिए कि आलोक पर्व किसकी रचना है। अगला प्रश्न आप लोगों से कह रहा है वासुदेव शरण अग्रवाल रचनाकार हैं। 4 रचनाएं आपको दी गई हैं। कल्प वृक्ष के रचनाकार हैं या फिर पूर्वोदय के हैं या धरती के फूल के हैं या साहित्य सहचर के हैं? साहित्य सहचर है हजारी प्रसाद जी की रचना। किसकी रचना है बच्चों? हजारी प्रसाद जी की रचना है साहित्य सहचर। धरती के फूल अगर हम बात करें तो ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है। किसकी? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की। पूर्वोदय जो है ये जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है। किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार की रचना है। अब आपका क्या बचा? कल्प वृक्ष। और इसके रचनाकार कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अभी मैंने आपसे पूछा था कि आलोक पर्व किसकी रचना है। आलोक पर्व के रचनाकार हैं कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है बच्चों? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं आलोक पर्व के रचनाकार। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है विचार और वितर्क के लेखक हैं। विचार और वितर्क के लेखक कौन हैं? हरिशंकर परसाई जी हैं या वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं या फिर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या फिर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं? तो एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो इनकी रचना है विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड्स। ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है कुटज, विचार और वितर्क, साहित्य सहचर। ये सभी इनकी रचनाएं हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल में भारत भूमि। और कौन सी रचना है? एक आप लोग पढ़े ही हैं। कौन सा? आप लोग कमेंट में बताइए कि अभी आप लोग इनका कौन सा निबंध पढ़े हैं, यानी राष्ट्र का स्वरूप। बात करेंगे हरिशंकर परसाई तो भूत के पांव पीछे, तट की खोज, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और निंदा रस भी इनकी प्रमुख रचना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कृति और उसके रचनाकार का एक सही युग्म है।
मतलब कौन सा युग्म सही है। तो बच्चों अगर हम लोग देखें इसमें तो कला और संस्कृति किसकी रचना है, कला और संस्कृति इसमें जैनेन्द्र कुमार, क्या है सही है, नहीं गलत है। कला और संस्कृति किसकी है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी की है। सोच विचार किसकी रचना है, क्या है हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, तो बिल्कुल नहीं है। सोच विचार किसकी रचना है, सोच विचार है जैनेन्द्र कुमार जी की रचना। किसकी रचना बच्चों, जैनेन्द्र कुमार जी की। और फिर अगला कह रहे हैं कि परिति परिकथा फणीश्वरनाथ रेणु की है, तो हाँ भैया बिल्कुल है। परिति परिकथा किसकी रचना है, फणीश्वरनाथ रेणु जी की। और विचार और वितर्क किसका है, तो अभी इसके पहले वाले में आप लोगों ने देखा था ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। चलिए जोरदार तरीके से शेयर करते रहिए, शेयर और लाइक ज़रूर होना चाहिए, सभी के पास ये क्लास पहुंचनी चाहिए, सबको पता चलना चाहिए कि कितना इम्पोर्टेंट क्लास चल रहा है TWJ पर, टारगेट विद जितेंद्रा पर। अगला कह रहे हैं आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफ़र कृति के रचनाकार हैं, कौन है बच्चों, राहुल सांकृत्यायन जी हैं, या फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, या फणीश्वर नाथ रेणु हैं, या भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। राहुल सांकृत्यायन जी की रचनाओं में कौन कौन सी रचना है, तो वोल्गा से गंगा है, और कौन सा है, और इनकी रचना है घुमक्कड़ शास्त्र अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अगर बात करें तो विंग्स ऑफ फायर है, इग्नाइटेड माइंड्स है, और आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफ़र भी इन्हीं की रचना है। फणीश्वर नाथ रेणु की बात करें तो इनकी रचनाओं में परिति परिकथा है, और एक आप लोगों ने पढ़ा ही है कौन सा, पंचलाइट। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की बात करें तो कौन कौन सा है, सत्य हरिश्चंद्र है, भारत दुर्दशा है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये है। मतलब इस प्रकार से देखा जाए तो इनकी भी बहुत सारी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्य किसने किया था, किसने किया था बच्चों, तो अगर हम लोग बात करें प्रताप नारायण मिश्र की तो इनकी पत्रिका का नाम है ब्राह्मण। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था, देखिए इनकी पत्रिका का नाम है ब्राह्मण, क्या है, ब्राह्मण। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पत्रिका का नाम है कविवचन सुधा, क्या है, कविवचन सुधा। अब आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे, कमेंट में आप लोग हमें बताएंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन सी पत्रिका रही है। अगला प्रश्न आप लोगों का कह रहा है कि छायावाद युग की समय सीमा मानी जाती है, छायावाद युग की समय सीमा क्या है बच्चों, 1919 से 1938, या 1900 से 1940, या 1918 से 1938, या फिर 1920 से 1940। तो 1918 से 1938 क्या है, ये आपका है छायावाद युग। अगला प्रश्न आप लोगों का कह रहा है कर्मनाशा की हार, कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक कौन हैं। कर्मनाशा की हार के लेखक क्या शिव प्रसाद सिंह जी हैं, या फिर जैनेन्द्र कुमार जी हैं, या यशपाल जी हैं, या फिर काशीनाथ सिंह जी हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें शिव प्रसाद सिंह, हाँ तो शिव प्रसाद सिंह की रचना है कर्मनाशा की हार। जैनेन्द्र कुमार जी की बात करें अगर तो जैनेन्द्र कुमार की रचनाओं में कौन कौन सा है, सोच विचार है, कौन सा है, सोच विचार है, पूर्वोदय भी इन्हीं की रचना है। अगर हम लोग यशपाल जी की बात करें तो यशपाल जी की रचनाओं में बच्चों झूठा सच है, दादा कामरेड है, और देशद्रोही है। और काशीनाथ सिंह की रचना में क्या है, तो काशीनाथ सिंह की रचना में रेहन पर रघु और कहानी उपखान, रेहन पर रघु और कहानी उपखान है काशीनाथ सिंह जी की रचना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विवेदी युगीन लेखक हैं, द्विवेदी युगीन लेखक कौन है बच्चों, राय कृष्ण दास जी हैं, या अध्यापक पूर्ण सिंह हैं, या चतुर्सेन शास्त्री हैं, या उदय शंकर भट्ट हैं। तो इसमें अध्यापक पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के हैं, बाकी राय कृष्ण दास, चतुर्सेन शास्त्री और उदय शंकर भट्ट ये तीन के तीनों शुक्लोत्तर युग के हैं। कौन से युग के हैं बच्चों, शुक्लोत्तर युग के हैं। सभी लोग लाइक और शेयर करना ना भूलिए, अपने सभी मित्रों के पास जोरदार तरीके से क्लास को शेयर करते रहिए, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी करते रहिए। अगला प्रश्न कह रहा है छायावादोत्तर युग का काल है, छायावादोत्तर युग का काल यहाँ पर पूछा गया है 1900 से 1918 है, या 1920 से 1940 है, या 1938 से 1947 है, या 1922 से 1950 है।
तो बच्चों छायावादोत्तर छायावाद काल 1938 तक चला, तो 1938 से 1947 क्या है, ये छायावादोत्तर काल है आपका। अगला प्रश्न कह रहा है अरे यायावर याद रहेगा, अरे यायावर याद रहेगा, इसके लेखक कौन हैं? यशपाल जी हैं, या फिर नगेंद्र जी हैं, या मुक्तिबोध हैं, या अज्ञेय जी हैं? तो कौन है बच्चों? अरे यायावर याद रहेगा, इत्यलम हरी घास पर क्षण भर इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? अज्ञेय जी की रचना है। अगर हम मुक्तिबोध की बात करें तो गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना क्या है? चांद का मुंह टेढ़ा और विपात्र। कौन सा बच्चों? चांद का मुंह टेढ़ा और विपात्र। नगेंद्र जी की बात करें तो नगेंद्र जी की रचना आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। और यशपाल जी की अगर हम बात करें तो यशपाल जी की रचना में क्या है? झूठा सच है, दादा कामरेड है और देशद्रोही भी है। चलिए नगेंद्र जी की रचना को हम ही बता देते हैं, अभी हालांकि हमने बताया था। विचार विवेचन है, अरस्तु का काव्य शास्त्र भी इन्हीं की रचना है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? अशोक के फूल नहीं है, या हिंदी काव्यधारा नहीं है, या फिर हिंदी साहित्य नहीं है, या हिंदी साहित्य की भूमिका नहीं है। कौन सी रचना इनकी नहीं है बच्चों? तो अगर हम लोग बात करें हिंदी साहित्य की भूमिका, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक ग्रंथ है। हिंदी साहित्य ये भी इन्हीं का ग्रंथ है। और अशोक के फूल ये तो इनका है ही। हिंदी काव्यधारा, हिंदी काव्यधारा इनकी रचना नहीं है। तो फिर हिंदी काव्यधारा किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है। किसकी है बच्चों? राहुल सांकृत्यायन की रचना है हिंदी काव्यधारा। अगला प्रश्न कह रहा है जहाज का पंछी रचना की विधा है। जहाज का पंछी कौन सा रचना है? उपन्यास है, या नाटक है, या कहानी है, या फिर आत्मकथा है? तो बच्चों जहाज का पंछी उपन्यास है। और किसकी रचना है? तो इलाचंद्र जोशी की रचना है। किसकी रचना बच्चों? इलाचंद्र जोशी जी की रचना है जहाज का पंछी। एक बार सभी लोग क्लास को आप लोग लाइक करते रहिए और शेयर जरूर करते रहिए। अगला प्रश्न कह रहा है हिंदी की पहली आत्मकथा है। हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? अर्धकथा है, या मेरी कहानी है, या कुछ आप बीती कुछ जग बीती, या फिर तरुण स्वप्न? तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि अर्धकथा जो है ये हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। किसकी रचना है? तो बनारसी दास जैन की रचना है। किसकी है बच्चों? बनारसी दास जैन की रचना है। बनारसी दास चतुर्वेदी नहीं, बनारसी दास जैन। मेरी कहानी की अगर बात करें तो ये नेहरू जी की रचना है, जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। किसकी रचना है बच्चों? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। और तरुण स्वप्न किसका है? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी की रचना है। किसकी है? सुभाष चंद्र बोस जी की रचना है। चलिए एक बार सभी लोग लाइक शेयर जरूर होता रहे, और जोरदार तरीके से होना चाहिए लाइक शेयर। इसमें पूछ रहे हैं कि कंकाल उपन्यास के लेखक हैं। कंकाल उपन्यास के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद जी हैं, या फिर जैनेन्द्र कुमार हैं, या जयशंकर प्रसाद जी हैं, या बालकृष्ण भट्ट जी हैं? तो बालकृष्ण भट्ट की अगर बात करें बच्चों तो इनका उपन्यास है धूर्त और रसिकलाल। कौन कौन सा है? धूर्त है और रसिकलाल है, धूर्त रसिकलाल और निशान हिंदू। जयशंकर प्रसाद जी की बात करें तो कंकाल, तितली और इरावती, मतलब दो, कंकाल और तितली पूरा है और इरावती अपूर्ण उपन्यास है। जैनेन्द्र कुमार की बात करें तो जैनेन्द्र कुमार जी की जो रचना है उपन्यास में वो है त्यागपत्र, और एक है सुनीता, और एक है मुक्तिबोध। प्रेमचंद की बात करें तो गबन, गोदान, सेवा सदन। हमसे पूछा गया कंकाल, कंकाल के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि शुक्लोत्तर युगीन रचना है। शुक्लोत्तर युगीन कौन सी रचना है? कब की है बच्चों? अगर हम बात करें कि रेल का विकट खेल तो ये किसका है भैया? ये बालकृष्ण भट्ट जी का है। किसका है? बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है रेल का विकट खेल, और यही है शुक्लोत्तर युगीन। कंकाल की बात करें तो कंकाल है जयशंकर प्रसाद जी की रचना। किसकी रचना बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है छायावाद युग का। गोदान की बात करें तो ये मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, और ये भी छायावाद युग का है।
अगर हम बात करें निराला की साहित्य साधना, तो निराला की साहित्य साधना जो है ये रामविलास शर्मा जी की रचना है। किसकी रचना है बच्चों? रामविलास शर्मा जी की रचना है। और ये आपका छायावादोत्तर का प्रश्न संख्या 3 आपका कह रहा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब गद्यांश एक दिया गया और उससे संबंधित प्रश्नों का आपको उत्तर देना है, जिसमें क्या कह रहा है? जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए आज भी अजर अमर हैं। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। अब इसके बाद में क्या कह रहा है? प्रश्न इसमें से पूछा गया है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। उपर्युक्त गद्यांश का पाठ क्या है और इसके लेखक कौन है? तो भैया क्या है? प्रस्तुत गद्यांश का के पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है। और इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अब इसके बाद में आपसे रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा गया है। और रेखांकित अंश है, जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। तो चलिए देख लेते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या कह रहे हैं हम लोग। व्याख्या कैसे करेंगे? मनुष्य ने अपनी भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित किया हुआ है तथा विभिन्न दृष्टियों से एक रूपता बनाई हुई है। जब तक राष्ट्र रहेगा और राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी, तभी तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी रहेगा। इतिहास में अनेक परिवर्तन अर्थात उतार चढ़ाव होते रहे हैं, किंतु राष्ट्र के निवासी नई उठती लहरों से भी आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील हैं। अब इसके बाद में चलते हैं, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तो तीसरा प्रश्न कह रहा है राष्ट्र निवासी जेन नहीं बच्चों, जन होना चाहिए। जन ने किसके साथ तादात्म्य स्थापित किया है? राष्ट्र निवासी लोगों ने किसके साथ अपना तादात्म्य स्थापित किया है? तो भैया राष्ट्रीय जन ने भूमि के साथ अपना तादात्म्य स्थापित किया है, प्राप्त किया है। इसके बाद में आप लोगों से चौथा इसका पूछा जा रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक की किस गद्य विधा की रचना है? मतलब जो ये प्रस्तुत गद्यांश है, ये लेखक की किस गद्य विधा की रचना है? तो बच्चों ये वर्णनात्मक गद्य विधा की रचना है। कौन सी गद्य विधा की? वर्णनात्मक है। और इसके बाद इसमें पांचवा पूछ रहा है संततवाही और अजर का शब्दार्थ लिखिए। तो एक मिनट, यहाँ तो उल्टा हो गया। संततवाही मतलब निरंतर चलने वाला, और अजर मतलब जो कभी बूढ़ा ना हो, अर्थात क्षय रहित, जो बूढ़ा ना हो। ये तादाद में नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर संततवाही मतलब लगातार या निरंतर होता है। अथवा मान लो आप इसे नहीं कर पा रहे हैं, तब क्या करेंगे? तो आपको करना क्या है? न्यूनतम में गुजारा करने और जीवन के बिताने में भी निश्चित रूप से कोई हर्ज नहीं है। महात्मा गांधी ने ऐसा ही जीवन जिया था, लेकिन जैसा कि उनके साथ था, आपके मामले में भी यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है। आपकी ऐसी जीवन शैली इसलिए है क्योंकि इससे वह तमाम ज़रूरतें पूरी होती हैं जो आपके भीतर की गहराइयों से उपजी होती हैं। लेकिन त्याग की प्रतिमूर्ति बनना और ज़ोर ज़बरदस्ती से चुनना, सहने का गुणगान करना अलग बातें हैं। हमारी युवा शक्ति से संपर्क करने के मेरे फैसले का आधार भी यही रहा है। अब देखते हैं इससे संबंधित क्या प्रश्न है। तो इससे संबंधित प्रश्न है बच्चों, पहला प्रश्न है दिए गए गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नामोल्लेख कीजिए। तो शीर्षक क्या है? हम और हमारा आदर्श। और लेखक कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कह रहा है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में देखिए, इसका अर्थ है कि बहुत कम साधनों में भी
जीवन जीना गलत नहीं है, बशर्ते व्यक्ति अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को संतुलित रखे। सादगी और संयम से जीवन बिताना सम्माननीय हो सकता है, जैसा कि महात्मा गांधी जी ने किया था। तीसरा प्रश्न इसमें से कह रहा है कि मनुष्य को किस प्रकार की जीवन शैली अपनाना चाहिए। कैसी जीवन शैली होनी चाहिए मनुष्य की? तो भैया मनुष्य को सादगी, संयम और आवश्यकता के अनुसार जीवन अपनाना चाहिए। जरूरत से ज़्यादा भोग विलास और अत्याचार से दूर रहकर संतुष्ट और सरल जीवन जीना श्रेयस्कर होता है। फिर इसके बाद में क्या कह रहा है? चौथा नंबर। तो चौथा नंबर इसमें कह रहा है कि लेखक महात्मा गांधी के जीवन का उदाहरण देकर क्या स्पष्ट करना चाहता है। तो लेखक यह दिखाना चाहता है कि गांधी जी ने स्वयं न्यूनतम साधनों में जीवन व्यतीत किया और सादगी को महत्व दिया। उनका जीवन यह सिद्ध करता है कि वास्तविक सुख और सफलता भौतिक संपत्ति में नहीं बल्कि आत्मसंतुष्टि और त्याग में होती है। इसके बाद पांचवा आप लोगों का कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहता है। तो जीवन में क्या बताना चाहता है कि जीवन में सादगी, संयम और अपनी आवश्यकताओं को समझना महत्वपूर्ण है। जबरदस्ती त्याग को आदर्श बनाना सही नहीं है, बल्कि अपनी पसंद और परिस्थितियों के अनुसार संतुलित जीवन जीना चाहिए। युवा पीढ़ी को भी सादगी और आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करना ही लेखक का उद्देश्य है। इसी के साथ बच्चों हम लोग तीसरा प्रश्न समाप्त कर चुके। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे समझ लीजिए यही आप हमें गुरुदक्षिणा स्वरूप दे रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 आपका कह रहा है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। क्या कहा कि अपने जीवन रस को देकर के अर्थात सबको मतलब अपने जीवन के सबसे प्रियतम समझ करके जिसको हमने बहुत प्रयासों से पालन पोषण जिसका किया है, क्या वह केवल हमारे दुखों की झरते हुए आंसुओं की एक माला के समान है। वह रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, वह मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। मतलब वो लोग मुर्दे के समान हैं जिन्हें प्रेम एक अनुभव मतलब अनुभव रस का कैसा है, कटु कड़वा प्याले के रूप में लगता है, और वह मुर्दे हैं जिन्हें प्रेम सम्मोहनकारी विष के समान लगता है। इसके बाद में अब यहाँ पर आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है। इसमें से पहला प्रश्न कह रहा है कि उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। तो भैया प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के कौन से पाठ से है, कौन सा शीर्षक है, ये आप लोगों को बताना है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि ये कौन सा है। अगर आप लाइव में जुड़े हैं तो लाइव में बताइए और बाद में देख रहे हैं तो बाद में बताइए। नामक शीर्षक से लिया गया, शीर्षक का नाम बताना है। इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। चलिए मैंने आपको थोड़ा सा आसान कर दिया है जिससे आप बता ले जाएं, आसानी से, बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। अब इसमें फिर कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश का अर्थ क्या है कि जो लोग प्रेम को केवल कड़वा अनुभव मानते हैं, जिनके लिए प्रेम का हर पल दुख और कष्ट से भरा होता है, वे वास्तव में प्रेम के असली रस से वंचित और आंतरिक रूप से रोगी हैं। मतलब प्रेम का असली रस नहीं जानते हैं और कैसे हैं, तो वे रोगी के समान हैं। प्रेम को कटुता से देखना प्रेम की सही समझ ना होने की निशानी है। मतलब प्रेम को कटुता से देखना क्या है, तो प्रेम की सही समझ ना होने की एक निशानी के रूप में है। अब फिर तीसरा इसमें से पूछ रहा है कि कवि ने किन्हें मुर्दा कहा है। तो भैया कवि ने उन लोगों को मुर्दा कहा है जिन्हें प्रेम का सम्मोहन नहीं है, जिन्हें प्रेम का नशा नहीं है, उन्हें मुर्दा कहा है। अर्थात जो प्रेम की मस्ती, उसका आनंद और उसका उन्माद अनुभव नहीं कर पाते, वह जीवन में मृत व्यक्तियों के समान है। चौथा इसमें कह रहा है कि अवसाद और सम्मोहन शब्दों के अर्थ लिखिए।
तो अवसाद का अर्थ होता है दुख, निराशा या ग्लानि, और सम्मोहन का अर्थ होता है मोहित करने वाला, आकर्षण, नशा या फिर जो मन को बांध ले। और इसमें से पांचवा प्रश्न आपका कह रहा है कि कवि के अनुसार जीवन की सार्थकता किसमें निहित है। तो भैया कवि के अनुसार जीवन की सार्थकता प्रेम के अनुभव, उसके रस और उसके सम्मोहन में है। जो व्यक्ति प्रेम की मिठास और गहराई को महसूस करता है वही जीवन का वास्तविक आनंद लेता है। केवल आंसू या कड़वे अनुभवों में उलझे रहना जीवन की व्यर्थता है। अथवा, अथवा क्या कह रहे हैं, अथवा में है जो प्यारे मंजु उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वड़ित करना वेणुसा कीचकों को, यों होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुच से दीर्घ उत्कंठ होती। क्या कहा, राधिका जी कह रही हैं पवन से कि अगर हमारे प्यारे अर्थात श्री कृष्ण जी सुंदर से किसी छोटे बगीचे या बाग में खड़े हों, छोटे से बगीचे या बाग में खड़े हों, तो वहाँ पर जा कर के जो बेड़ू है अर्थात बांस के बीचों में बांसों की जो बंसी है, बांसों के बीच में जा कर के उसे बंसी के समान बजा देना। इस प्रकार से उनको सभी गोपियों की सूरत हो जाएगी, याद हो जाएगी, और वह सोचेंगे, उन्हें याद आ जाएगा कि जितनी भी बंसी की ध्वनि को सुनने के लिए कितनी ज़्यादा उत्कंठित हैं, कितनी ज़्यादा परेशान हैं गोपियाँ। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। क्या कहा कि कोई कमल का पुष्प ले आना, कमल की पंखुड़ी ले आना, और मेरे श्री कृष्ण के सामने, मेरे श्याम सांवले के सामने उसे थोड़ा थोड़ा अधिक से अधिक जल में व्यग्र होकर के, व्यथित होकर के डुबाते जाना। यों देना ये भगिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा। इस प्रकार से हे बहन उन्हें ये बतला देना कि कमल नेत्रों वाली, कमल के समान नेत्रों वाली आँखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती है। आपके विरह में अपने आँखों को इस वारी में, जल में, आश्रु वारी में डुबो रही है। पहला प्रश्न इसमें से कह रहा है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो भैया उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ क्या है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के पवन दूतिका नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी हैं। फिर इसमें कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या में कह रहा है कि इसका अर्थ है कि जैसे सभी गोपियां कृष्ण की वंशी की धुन सुनने के लिए दीर्घकालीन उत्कंठा रखती हैं, अर्थात चाहत रखती हैं, वैसे ही कृष्ण को भी मेरी याद आ जाएगी। वंशी की धुन उनके कानों में मेरे प्रेम की लाह लगाए रखती है, और मेरी याद भी उनके लिए वही काम करेगी। फिर इसमें तीसरा कह रहा है कि राधा जी श्री कृष्ण को पवन दूतिका से अपनी याद किस प्रकार दिलाने को कहती है। तो राधा जी क्या कहती है कि पवन तुम मंजु उपवन यानी सुंदर बगीचे में या वाटिका में खड़े होकर के वंशी की ध्वनि की तरह कीचक अर्थात बांस की नली में ध्वनि भर देना। और क्या कह रही हैं कि कमल की पंखुड़ियों को श्याम अर्थात कृष्ण के सामने लाना और उन्हें जल में थोड़ा थोड़ा डुबाते जाना, जैसे आंखें विरह के जल में डूब रही हैं। इस प्रकार पवन कृष्ण तक उनकी विरह व्यथा और प्रेम की याद को दिलाएगा। चौथा क्या कह रहा है इसमें, चौथा कह रहा है कि भगिनी और कीचक के शब्दार्थ लिखिए। तो भगनी का मतलब होता है बहन यानी सखी या सहेली, और कीचक का अर्थ होता है बांस की नली। यहाँ वंशी का संकेत है, बांसुरी के लिए कहा गया है कीचक शब्द। फिर इसमें से पांचवा आपका कह रहा है कि वेणुसा शब्द में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। तो भैया उपमा अलंकार है, मतलब वेणुसा अर्थात बांसुरी की तुलना सा यानी समान से की गई है, बांस के समान से की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। इस प्रकार से चौथा प्रश्न भी समाप्त हुआ। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, इसे आप लोग शेयर अधिक से अधिक करते रहिए। 5 प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है बच्चों
प्रश्न संख्या 5 से पहले एक बार सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए ज़बरदस्त तरीके से। और देखते हैं कि 5वां का क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। हरिशंकर परसाई जी हैं, या फिर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय देना है। तो चलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को देख लेते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था? 19 अगस्त 1907 को। कहाँ पर? बलिया, उत्तर प्रदेश के दूबे गांव में हुआ था। शिक्षा में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और पाली भाषा में ये पारंगत हैं। शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर के संपर्क में आए, जहाँ से उनकी साहित्यिक दृष्टि पर गहरी छाप भी पड़ी है। कार्य क्षेत्र में देखें तो कार्य क्षेत्र में, अब देखिए इसको आप भाषा बना करके लिख सकते हैं। बहुत सारा मेन पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ, भाषा आप लोग लिख सकते हैं। प्रोफेसर रहे हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के, और कुलपति भी बने हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय की, और संपादक रहे हैं साहित्य अकादमी पत्रिका का। साहित्यिक योगदान अगर हम लोग देखें तो साहित्यिक योगदान में द्विवेदी जी निबंधकार के रूप में रहे हैं। द्विवेदी जी के निबंधों में इतिहास, संस्कृति और दर्शन का अद्भुत संगम मिलता है। उनकी भाषा सरल पर गहरी विचारधारा से भरपूर है। प्रसिद्ध निबंध में कल्पलता है, अशोक के फूल है, पुनर्नवा है, विचार और वितर्क है। उपन्यासकार के रूप में देखें तो बाणभट्ट की आत्मकथा जो कि 1946 में आई है, ये बाणभट्ट के जीवन और समय को रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करती है। और में है चारुचर्या, पुनर्मिलन और अनामदास का पोथा। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद में आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में देखें बच्चों तो हिंदी साहित्य की भूमिका इन्होंने लिखी है, जो कि हिंदी साहित्य के विकास का संक्षिप्त लेकिन एक प्रभावशाली दस्तावेज है। और हिंदी साहित्य में उद्भव और विकास इन्होंने लिखा है। शैली हम लोग देख लेते हैं, शैली क्या रही है इनकी। तो शैली इनकी अगर देखें तो भाषा में संस्कृत की तत्समता अर्थात तत्सम शब्दों का इन्होंने प्रयोग लिया है, और हिंदी की बोलचाल भाषा का सुंदर मिश्रण किया है। प्रतीक, दृष्टांत और कल्पना का प्रयोग करके जटिल विचारों को सरल भी बनाया है इन्होंने। और क्या किया है? मानवतावाद, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और अध्यात्म की धारा रही है। द्विवेदी जी रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचारों से प्रेरित हैं। उनके लेखन में सांस्कृतिक नवीनीकरण और सामाजिक समरसता का संदेश प्रमुख है। 19 मई 1979 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी पाठ्यक्रमों और साहित्यिक चर्चाओं में जीवित हैं। प्रमुख रचना एक नज़र में अगर हम देख लें इनकी, तो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? उपन्यास में बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचर्या, पुनर्मिलन, अनामदास का पोथा। निबंध संग्रह में कल्पलता, अशोक के फूल, पुनर्नवा, विचार और वितर्क। आलोचना की अगर बात करें बच्चों तो हिंदी साहित्य की भूमिका है और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास है। और देखते हैं द्विवेदी जी की कृतियों में भारतीय संस्कृति और आधुनिकता का अद्भुत समन्वय दिखता है, जो पाठकों को सोचने और जीने की नई दृष्टि देता है। खा नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। मतलब किसी एक कवि का लिखना है, जिसमें है कौन कौन से? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं और अज्ञेय जी हैं। तो चलिए देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद जी का। अगर जीवन परिचय में देखें तो इनका जन्म हुआ है 30 जनवरी 1889 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में। मृत्यु देखें तो 15 नवंबर 1937 को वाराणसी में ही हुआ। परिवार में पिता श्री शिवरतन साहू थे, एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, लेकिन बचपन में ही पिता की मृत्यु भी हो गई थी। देखिए जब ये पैदा हुए थे तब घर की आर्थिक स्थिति सही थी। शिक्षा की अगर बात करें इनके तो घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी और अंग्रेजी की शिक्षा
बंगाली, मराठी और गुजराती भाषाएं भी इन्होंने सीख लिया था। साहित्यिक योगदान में अगर देखें तो छायावाद के प्रवर्तक और प्रसाद युग के प्रमुख कवि भी थे। चित्रकला और संगीत में भी रुचि थी, जो उनकी रचनाओं में झलकती रहती है। नाटक की अगर बात करें तो मतलब इसमें देखें तो नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध सभी विधाओं में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रमुख कृतियों में कामायनी है, लम्हों के फूल हैं, आंसू है, झरना है। नाटक में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु और राजश्री। कहानी संग्रह की बात करें तो आंद्रे है, ममता है, ममता जो कि आप लोग कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं, और प्रतिध्वनि भी कहानी इनकी है। उपन्यास की अगर हम बात करें तो उपन्यास में इनका तितली है, कंकाल है और इरावती है। इरावती अपूर्ण रहा है, तितली इनका एक असफल प्रेम कहानी के ऊपर लिखा गया है। निबंध में काव्य और कला तथा अन्य निबंध है और चित्राधार है। छायावादी शैली की बात करें तो भावुकता, माधुर्य, संगीतात्मकता, प्रतीक और बिंबों का सुंदर इन्होंने प्रयोग भी किया है। नाटकों में इतिहास और कल्पना का समन्वय है। गीतात्मकता और संवादों में ओज भी है। भाषा देखें तो भाषा इनकी कैसी रही है? संस्कृत निष्ठ, खड़ी बोली और मुहावरेदार और सरल भी रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर, बांग्ला साहित्य और संस्कृत काव्यशास्त्र का प्रभाव इनके ऊपर रहा है। आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का समावेश भी रहा है। राष्ट्रीय जागरण की भावना को प्रोत्साहित किया है इन्होंने, और साथ ही साथ क्या किया है? कामायनी को आधुनिक हिंदी साहित्य का महाकाव्य माना जाता है। देखिए, अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना। हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य क्या है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है बच्चों चंद बरदाई। कौन सा है? तो प्रथम महाकाव्य है चंद बरदाई द्वारा रचित। कौन सा है? चंद्र बरदाई द्वारा रचित है पृथ्वीराज रासो। क्या है बच्चों? तो पृथ्वीराज रासो है। हाँ, पृथ्वीराज रासो, ये इनकी पहली मतलब हिंदी का पहला महाकाव्य है। अगर हम खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य की बात करें तो वो है प्रिय प्रवास। क्या है? प्रिय प्रवास। इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं हरिऔध जी। कौन है बच्चों? तो हरिऔध जी हैं। और आधुनिक हिंदी का जब पहला महाकाव्य की बात आएगी तो कौन होगा? तो उसमें कामायनी होगा। प्रसाद जी की रचनाओं में प्रेम, विरह, सौंदर्य, दर्शन और राष्ट्र प्रेम की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। और क्या है? और है बच्चों कि नारी पात्रों को स्वतंत्र और जागरूक रूप में इन्होंने चित्रित किया है, जैसे कि ध्रुव स्वामिनी और तितली में। और 48 वर्ष की अल्पायु में 1937 में वाराणसी में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी पाठ्यक्रमों और साहित्यिक चर्चाओं में जीवित हैं। प्रसाद जी की कविताएं और नाटक हमें जीवन की अनंतता, प्रेम की शाश्वतता और राष्ट्र के प्रति समर्पण का संदेश देते हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 होना चाहिए। और आप लोगों को बता दें कि आप लोग क्लास को बेटा शेयर करते रहिए, अपने सभी मित्रों के पास क्लास को शेयर करके पहुंचा दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, और सबको बताते भी रहिए कि आप लोगों का इस चैनल पर चल रहा है रेगुलर एक मॉडल पेपर या फिर प्रीवियस ईयर के पेपर आप लोगों को नियमित रूप से प्रदान किया जा रहा है। तो देखते हैं पंचलाइट का हम लोग पहले उद्देश्य। पंचलाइट कहानी का उद्देश्य ग्रामीण जीवन की वास्तविकताओं और गरीबी की मार्मिक स्थिति को उजागर करना है। यह कहानी एक गरीब परिवार की संघर्षपूर्ण स्थिति को दर्शाती है, जो बिजली की सुविधा से वंचित है और पंचायत के माध्यम से एक लाइट प्राप्त करने की कोशिश करता है। इसके बाद में कहानी में गरीबी, संघर्ष और सामाजिक असमानता के मुद्दों को उठाया गया है। यह कहानी ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों और सरकारी योजनाओं की कमियों को भी उजागर करती है। कहानी का मुख्य पात्र गोधन एक गरीब आदमी है जो अपने परिवार के लिए बिजली की सुविधा प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन अंततः उसे निराशा ही हाथ लगती है।
तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसमें क्या देखा कि ये हम लोगों का पंचलाइट कहानी का था। अब अथवा क्या कह रहा है कि अथवा आप लोगों से कह रहा है कि बहादुर कहानी का संक्षिप्त कथानक अपने शब्दों में लिखिए। तो दोनों में से कोई एक करना रहता है बच्चों। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7। और प्रश्न संख्या 7 से पहले सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। और 7वां नंबर कह रहा है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो पहला खंड क्या है? पहला खंड है कि श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। अब इस दोनों में से आपको कोई एक करना है। और इसके बाद में क्या कह रहा है? सत्य की जीत, दूसरा खंड है कि सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा सत्य की जीत खंड काव्य की कथा वस्तु लिखिए। इसमें से भी दोनों में से कोई एक करना है। अच्छा, ये खंड काव्य जो होते हैं ये आपके अलग अलग जिलों का अलग अलग निर्धारित होता है। और इसमें क्या कह रहा है? रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा रश्मिरथी खंड काव्य की कथा वस्तु लिखिए। कोई एक कर देना है। और इसमें से आपको चौथा नंबर कह रहा है कि मुक्ति यज्ञ, क्या है बच्चों? मुक्ति यज्ञ खंड काव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए, अथवा क्या करना है? मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण करना है। और इसमें से पांचवा कह रहा है कि आलोक वृत्त खंड काव्य का नायक कौन है, उसका चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा आलोक वृत्त खंड काव्य की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। और छठवां जो कि गोंडा जिले का भी है, इसमें कह रहा है कि त्यागपथी के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए। तो देख लेते हैं भैया। हर्षवर्धन एक महान राजा, आदर्श भाई, आदर्श पुत्र और महान त्यागी थे। उनका चरित्र देश प्रेम का प्रखरतम उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। इसके बाद में क्या है? हर्षवर्धन की विशेषताओं को देख लेते हैं। तो हर्षवर्धन की विशेषताओं में क्या है? वीरता और साहस। तो वीरता और साहस में है कि वह एक वीर योद्धा थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों को भारत से भगाया था। आदर्श भाई के रूप में भी रहे हैं। उन्होंने अपनी बहन राजश्री की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। जब उनके भाई बहन की पति को हत्या कर दी जाती है तो पूरी सेना के साथ उनके भाई जाते हैं, भाई भी उनके मार दिए जाते हैं। तब फिर ये वहाँ पर जा कर के उनको पराजित करते हैं, रास्ते में मार दिए जाते हैं। ये पूरी तरीके से सब कुछ है, अपना पूरा राज्यपाट सब उन्हें दे देते हैं। आदर्श पुत्र के बारे में देखें तो उन्होंने अपने माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी याद में कई कार्य किए। महान त्यागी भी रहे हैं भैया। उन्होंने अपने जीवन में 6 बार अपना सर्वस्व प्रजा के लिए दान कर दिया। जो प्रयाग में हर 5वें साल पर वो जाते थे और संपूर्ण दान कर देते थे। हर धर्मपरायण में देखें तो वह एक धर्मपरायण व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रसार किया है। और प्रजावत्सल में वह अपने प्रजा की सुख सुविधाओं के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। अब हर्षवर्धन का चरित्र आज के युवकों के लिए एक प्रेरणा है। वह हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने देश और समाज के लिए काम करना चाहिए और कैसे अपने जीवन में त्याग और बलिदान करना चाहिए। इसके बाद में चलते हैं। अथवा में कह रहा है कि त्यागपथी की कथा वस्तु या कथानक संक्षेप में लिखिए। अब हम लोग पहुंच गए प्रश्न संख्या खंड संख्या ख। और खंड ख का प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, 8 का। एक बार सभी लोग बेटा लाइक और शेयर करते रहिए। लाइक शेयर बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। और कमेंट में भी आप लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहें, कमेंट में भी बताते रहें। अगर कोई समस्या है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में आप लोग जरूर बताते रहें। प्रश्न संख्या 8 का कह रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। संस्कृतस्य साहित्य सरसम व्याकरणंच सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये चा लालित्यम। उसके गद्य और पद्य में
मधुरता है, लालित्य है। भावबोध सामर्थ्यम, भावबोध यानी अर्थबोध का सामर्थ्य है। अद्वितीय अद्वितीयम श्रुति माधुर्यंच वर्तते, और अद्वितीय सुनने में मधुरता भी है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम, और बहुत क्या कहें, चरित्र निर्माण के लिए यादृशीम सत्प्रेरणाम संस्कृत वाङ्मयम ददाति, जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत भाषा देती है, ना तादृशीम किंचिद अन्यत, अन्य वैसी कोई भी भाषा नहीं देती है। मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते, मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, नान्यत्र तादृशी, वैसी अन्य कहीं भी नहीं है। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा, अन्य चाने के गुणा, मतलब दया, दान, शौच यानी स्वच्छता, औदार्य मतलब उदारता, अनुसूया मतलब ईर्ष्या न करना, क्षमा करना, अन्य और अनेक गुण अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते, इस साहित्य के कृपा से ही प्राप्त होते हैं। अब देखिए संदर्भ क्या कह रहा है, तो संदर्भ है बच्चों कि ये हमारा संस्कृत भाषाया महत्वम से लिया गया है। तो प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के संस्कृत भाषाया महत्वम नामक शीर्षक से लिया गया है। अनुवाद का आप लोग एक बार पूरे का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं अथवा में, मान लो उसे नहीं कर पा रहे तो इसे कर देना। बौद्ध युगे इमे सिद्धांता वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन। बौद्ध युगे मतलब बौद्ध युग में, इमे सिद्धांता माने ये सिद्धांत, वैयक्तिक जीवनस्य मतलब व्यक्तिगत जीवन के, अभ्युत्थानाय मतलब अभ्युत्थान के लिए, प्रयुक्ता आसन मतलब प्रयुक्त थे। परमद्य लेकिन आज, इमे सिद्धांता राष्ट्राणाम परस्पर मैत्री सहयोग कारणान, ये लेकिन आज ये सिद्धांत देशों के बीच में आपस में मित्रता सहयोग कराने के लिए, विश्व बंधुत्व से मतलब विश्व बंधुत्व का, विश्व शांतेश्च और विश्व शांति के साधनानि सन्ति मतलब साधन हैं। राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमंत्रित्व काले, मतलब राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू की महोदय के प्रधानमंत्री काल में चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांतान अधिकृत्य एवाभवत्, चीन देश के साथ में भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांतों को मान करके ही हुआ था, अधिकृत करके ही हुआ था। यतो ही उभवापि देशो बौद्ध धर्मे निष्ठावंतो, जैसा कि दोनों देश बौद्ध धर्म में निष्ठावान हैं। अब इसके बाद में संदर्भ वही है पंचशील सिद्धांता से, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए हिंदी अनुवाद। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में खा नंबर इसमें कह रहा है, खा नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परीसाम पर पीड़नाय खलस्य साधो विपरीत में तज्ज ज्ञानाय दानाय चा रक्षणाय। देखिए विद्या विवादाय मतलब विद्या विवाद के लिए, धनम मदाय और धन अहंकार के लिए, शक्ति ही परेशान पर पीड़नाय शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए। किसकी होती है? खलस्य मतलब दुष्टों की, दुष्टों की शक्ति, दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए, और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। साधो विपरीत में तज्ज, और सज्जनों का इसके विपरीत होता है। ज्ञानाय अर्थात विद्या ज्ञान के लिए, दानाय धन दान के लिए, और शक्ति रक्षणाय मतलब रक्षा करने के लिए। इस प्रकार से ये कौन से पाठ का है बच्चों? तो ये आप लोग अगर संदर्भ देखें तो संदर्भ है कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के सुभाषित रत्नानि नामक शीर्षक से लिया गया है। कौन से पाठ से? तो सुभाषित रत्नानि नामक शीर्षक से लिया गया है।
अब आप लोग हिंदी अनुवाद का स्क्रीनशॉट कर लीजिए और हम लोग चलते हैं अथवा वाले अगले श्लोक पर। तो अगला श्लोक क्या कह रहा है बच्चों? न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कीर्ति वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। न चौरहार्यम, न चोर चुरा सकता है, न च राजहार्यम, और ना ही राजा अर्थात सरकारें इसे छीन सकती हैं, न भ्रातृभाज्यम, न भाई इसे बांट सकता है, न च भारकारी, और ना ही इसका कोई भार होता है। ना ही इसका क्या होता है? कोई भार होता है, कोई बोझ होता है। व्यये कृते वर्धते एव नित्यम, खर्च करने से यह प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में श्रेष्ठ है। संदर्भ क्या बच्चों? तो प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के सुभाषित रत्नानि नामक शीर्षक से लिया गया है। अब इसका हिंदी अनुवाद आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हिंदी अनुवाद स्क्रीनशॉट कर लीजिए और चलिए चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो कौन सा है? पहला है दाल में काला होना। अर्थ क्या है? किसी कार्य या योजना में कोई गड़बड़ी या खोट होना। वाक्य प्रयोग चलिए देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं। उसके चेहरे की मुस्कुराहट से ही पता चल गया कि इस बार की योजना में जरूर दाल में कुछ काला है। या फिर क्या कह रहे हैं? तलवार की धार पर चलना, मतलब खतरे लेना। वह अपने कार्यों में सफल होने के लिए तलवार की धार पर चलता है। अच्छा, इसमें फिर अगला क्या कह रहे हैं? टका सा जवाब देना। अर्थ क्या है? तुरंत जवाब दे देना, मतलब वह अपने बड़ों के प्रश्नों का टका सा जवाब देता है। यहाँ प्रकाश का जवाब नहीं, टका सा जवाब देता है। और चौथा नंबर क्या कह रहा है? चांदी काटना, मतलब बहुत ही लाभ या फायदा होना। नए बिजनेस में पहले ही महीने से में उसने चांदी काट ली और अच्छा खासा मुनाफा। 10 प्रश्न संख्या 10 कह रहा है बच्चों अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाएं। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसलिए या पता नहीं क्यों, तो पाया कि वह श्री निकेतन के पुराने तिमंजिले मकान में रहें। मतलब उनके मन में विचार आया कि वह श्री निकेतन के तिमंजिले वाले मकान में रहें। शायद मौज में आकर यह निर्णय लिया हो, ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें मन में आया हो और निर्णय ले लिया हो। वह सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार यानी घुमावदार सीढ़ियां थीं और वृद्ध और क्षीण वपु मतलब जो शरीर कमजोर भी तो था, तो वृद्ध और क्षीण वपु रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया सका। अब देखते हैं, यहाँ पर पूछा गया कि गुरुदेव शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। जो गुरुदेव शब्द है बच्चों, ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? किसे कहा गया है गुरुदेव? तो गुरुदेव किसे कहा गया है? तो गुरुदेव कहा गया है रविंद्रनाथ टैगोर को। गुरुदेव किसे कहा गया बच्चों? तो गुरुदेव शब्द का जो प्रयोग है वो किसके लिए है? वो रविंद्रनाथ टैगोर के लिए किया गया है। खा नंबर इसमें कह रहा है कि गुरुदेव ने शांति निकेतन छोड़कर कहीं और रहने का मन क्यों बनाया? क्यों बनाया? उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, शायद इसलिए उन्होंने श्री निकेतन के पुराने तिमंजिले में रहने का निर्णय लिया हो। मतलब स्वास्थ्य अच्छा नहीं था तो शायद इसीलिए सोचा हो कि चलो श्री निकेतन के पुराने तिमंजिले में हम लोग निवास करते हैं। और क्या है, उनके समीप तक पहुंचने में क्या कठिनाइयां थी? मतलब अगर उनके पास तक जाना हो तो कौन कौन सी कठिनाइयां थी ये बताना है। ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थीं और वृद्ध और क्षीण वपु रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव सा था। मतलब वृद्ध भी थे, कमजोर शरीर से भी थे, इसलिए वहां तक पहुंचना उनके लिए बहुत असंभव था, बहुत मुश्किल सा था। प्रश्न संख्या 11
और 11 का क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। शब्द युग्म है उसका सही अर्थ चयन करना है और कॉपी में लिखना है, क्योंकि कोई OMR यहाँ पर मिलने वाला है नहीं, तो इसलिए कहाँ पर लिखना है बच्चों, तो इसे आपको लिखना है कॉपी में। और क्या कह रहा है, अम्ब और अम्बु, अम्ब और अम्बु का अर्थ आपको स्पष्ट करना है। आम और बादल होगा, या माता और पिता होगा, या फिर माता और पानी होगा, या फिर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। तो अम्ब मतलब माता, अम्ब मतलब माता, यानी ये दोनों कट गए, दो में भी हमें माता मिल रहा है। और अम्बु मतलब पानी होता है, तो क्या हो जाएगा, माता और पानी। इसके बाद में भवन और भुवन कह रहा है, भवन और भुवन, इसका अर्थ अंतर करना है। घर और संसार होगा, या लोक और परलोक होगा, या ग्राम और जगत होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो बच्चों भवन मतलब घर, भवन मतलब घर, और भुवन मतलब संसार, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, पहला ही विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर खा नंबर पर कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। एक शब्द लीजिए और उसका दो दो अर्थ लिख दीजिए। तो भैया द्विज कह रहा है, तो द्विज का दो अर्थ क्या होता है, एक तो पक्षी होता है, दूसरा ब्राह्मण होता है। फिर वारिद कह रहा है, और वारिद का दो अर्थ क्या होता है, तो बादल होता है और हाथी होता है। और इसके बाद में फिर अगला क्या है, तो अगले में कह रहा है मित्र, मित्र शब्द का दो अर्थ होता है, सखा और सूर्य। क्या क्या होता है, सखा और सूर्य। इस प्रकार से खा नंबर वाला भी हो गया। अब देखते हैं गा, गा नंबर पर क्या कह रहा है बच्चों, कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। मतलब जो भी सही हो उसे आप लिख दीजिए। और क्या कह रहा है कि जिसका कहीं अंत ना हो, मतलब जिसका कहीं अंत ही ना हो, उसे क्या कहेंगे, अनेक कहेंगे, या अनंत कहेंगे, या फिर अगण्य कहेंगे, या अभिन्न कहेंगे। अभिन्न उसे कहते हैं जिसे अलग ना किया जा सके, जो कहीं भिन्न ना हो सके। अगण्य उसे कहते हैं जो गिना ना जा सके। और अनेक मतलब जहाँ पर एक से अधिक हो। और अनंत जिसका कहीं अंत ना हो। यानी बा वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहा है कम बोलने वाला, इसे एक शब्द में क्या कहेंगे, अमित भाषी कहेंगे, या फिर बहुभाषी कहेंगे, या मित भाषी कहेंगे, या मृदुभाषी। मृदुभाषी जो कम मतलब मधुर बोलता हो। बहुभाषी मतलब जो बहुत सी भाषाएं जानता हो। अमित भाषी जो कम ना बोलता हो। तो क्या हो जाएगा भैया, मित भाषी होगा जो कम बोलता हो। इसके बाद में घा नंबर, और घा नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिख दीजिए। कोई भी दो वाक्य आप क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे, और शुद्ध करने के बाद उन्हें आप लिख देंगे। जैसे पहला वाक्य कहा गया, पुत्री पराया धन होता है। भैया पुत्री कैसा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होना चाहिए, एक वचन होना चाहिए, यानी होती है होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होती है। तो क्या हो जाएगा, पुत्री पराया धन होती है। इसके बाद में क्या है, आज मेरा बड़ा भाई आ गया। थोड़ा सा अपमानजनक लग रहा है, बड़े भैया है ना, तो ऐसे कहा जाए कि आज मेरा बड़ा भाई आ गया, तो अपमानजनक लग रहा है, इसलिए क्या होगा बच्चों, आज मेरे बड़े भाई आ गए। क्या होगा, आज मेरे बड़े भाई आ गए। तुम, फिर कह रहा तुम मेरे को पुस्तक दे दो। तो मेरे को क्या है, ये तो जैसे लग रहा है कि कोई लठमार भाषा चल रही है ना, तो क्या होना चाहिए, तुम मुझे पुस्तक दे दो। क्या होगा बच्चों, तुम मुझे पुस्तक दे दो। और चौथा है, मैं इस लड़कों को पढ़ाया हूँ। लड़कों बहुवचन है, इस एक वचन है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। मैं इन लड़कों को पढ़ाया हूँ, और ये आपका बन गया बहुवचन, और सही हो गया। 12 का और 12 से पहले एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़बरदस्त तरीके से, और दिवाली की शुभकामनाओं के साथ में आप लोग लाइक शेयर करते रहिए। चलिए, दिवाली आप लोगों को बहुत ही जीवन में अपार खुशियाँ, सुख समृद्धि लेकर के आए और आरोग्यता लेकर के आए। 12 का क्या कह रहा है बच्चों, करुण रस अथवा शांत रस का लक्षण बताते हुए उसका एक उदाहरण लिखिए। मतलब करुण रस या फिर शांत रस, इस दोनों में से कोई एक आपको करना है। तो करुण रस का मैं बता रहा हूं, जब आश्रय के हृदय में शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होकर
विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। कौन से रस की उत्पत्ति होती है? तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। जैसे उदाहरण में देख लीजिए क्या कहा गया, मणि खोए भुजंग सी जननी फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। यानी हे प्रभु, जैसे कोई मतलब कह रहे हैं कि जैसे कोई सर्प अपना मणि खो देने पर अपना फन पटक पटक करके अपनी जान दे देता है, उसी प्रकार से क्या कहा कि हे प्रभु, आपने मेरे साथ ये कैसा न्याय किया। श्रवण कुमार की माता जी रो रही हैं कि आपने मेरे साथ ये कैसा न्याय किया है कि आपने मुझे अंधी बना दिया और आज मेरे पुत्र श्रवण कुमार को भी छीन लिया है। अब क्या कह रहे हैं, श्लेष अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण एवं एक उदाहरण लिखिए। खा में क्या कह रहा है, श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा का लक्षण और एक उदाहरण। तो चलिए हम श्लेष का लिख दे रहे हैं। और श्लेष अलंकार में क्या कह रहा है बच्चों कि जब वाक्य में एक शब्द एक ही बार प्रयोग हो किंतु उसके एक से अधिक अर्थ होते हों तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। मतलब एक शब्द हो, उसका एक ही बार प्रयोग हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो तो उसे क्या कहेंगे, श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे चरण धरत, धरती नहीं धरत, चरण धरत चिंता करत चितवत चारिहु ओर। चित्त ये गलत हो गया है थोड़ा सा टाइपिंग में, जो एक क्या कहते हैं वर्तनी शुद्धिकरण वाला लगा होता है वो अपने आप कर लेता है जैसे आगे बढ़ो। तो क्या है बच्चों, चरण धरत चिंता करत चितवत चारिहु ओर, सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। इसमें क्या कहा गया कि चरण धरत, जैसे जब चलते हैं अपने कदमों को बढ़ा रहे हैं और चिंता कर रहे हैं, मतलब उस समय विचार कर रहे हैं, और विचार करते करते और क्या कर रहे हैं, चितवत चारियों ओर, मतलब चारों ओर देखते हुए चल रहे हैं। कौन कौन, तो कवि, व्यभिचारी और चोर। सुबरन यहाँ पर एक शब्द है, तीन अर्थ है। सुबरन मतलब सोना, कवि के रूप में सुंदर शब्द हो जाएगा, व्यभिचारी के अर्थ में लेंगे तो सुंदर स्त्री हो जाएगा, और चोर के अर्थ में लेंगे तो क्या हो जाएगा, चोर के अर्थ में जब लेंगे तो सोना अर्थात धन हो जाएगा। इसको ये देखते रहते हैं। फिर क्या कह रहा है बच्चों, गा नंबर कह रहा है चौपाई अथवा दोहा छंद का लक्षण एवं एक उदाहरण लिखिए। चलिए चौपाई को देख लेते हैं। और चौपाई में क्या कह रहा है, चौपाई एक सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। प्रभु की कृपा भयव सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। देखिए प्रभु मतलब यहाँ प्रा पर 2 है, 1 2 1 3 2 5 1 6 2 8 9 10 11 12 13 2 15 1 16। इस प्रकार से आप लोगों का हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है बच्चों, छात्रावास की जीवन शैली पर अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। कि छात्रावास की जीवन शैली कैसी होती है। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पर आपको पता लिखना है कि कौन से छात्रावास से आप लिख रहे हैं। छात्रावास है MLK PG कॉलेज बलरामपुर उत्तर प्रदेश, और दिनांक आज का है 20/10/2025। अब देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, प्रिय मित्र, आशा है तुम कुशल हो। मैं तुम्हें अपने छात्रावास की जीवन शैली के बारे में बताना चाहता हूँ। क्या कहा कि मैं तुम्हें अपने छात्रावास की जीवन शैली के बारे में बताना चाहता हूँ। छात्रावास में जीवन बहुत ही अनुशासित और नियमित होता है। सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना और फिर पढ़ाई करना मेरी दिनचर्या का हिस्सा है। यहाँ के साथी भी बहुत अच्छे हैं और हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। यहाँ की सुविधाएं भी बहुत अच्छी हैं। पुस्तकालय, खेल का मैदान और कैंटीन सभी एक ही परिसर में हैं। इससे हमें अपनी रुचियों के अनुसार गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलता है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और मेरी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। तुम्हें भी यहाँ आकर देखना चाहिए। तुम्हारा मित्र, देखिए ये चीज़ इधर सेट होना चाहिए बच्चों, इधर नहीं सेट कर पाए इसके लिए सॉरी, ये इधर सेट होना चाहिए। तुम्हारा मित्र काका का नाम नहीं लिखना है। अब देखिए अथवा क्या कह रहा है, अथवा कह रहा है
कि विद्यालय में खेल कूद की सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। और खेल कूद की सामग्री 14 कह रहा है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। विषय कौन कौन से हैं? विषय हैं पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, महामारियों के संबंध में जागरूकता के उपाय, मेरे प्रिय उपन्यासकार, भारतीय कृषकों की समस्या एवं समाधान, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। चलिए हम लोग देखते हैं महामारियों के संबंध में जागरूकता। महामारियों के संबंध में जागरूकता के उपाय एक महत्वपूर्ण विषय है जो हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है। महामारियां जैसे कि कोविड-19, मलेरिया और अन्य बीमारियां हमारे स्वास्थ्य और जीवन को खतरे में डाल सकती हैं। इसलिए हमें इन महामारियों के बारे में जागरूक रहना और उनके प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक उपाय करने होंगे। महामारियों के कारण क्या हैं? तो महामारियां विभिन्न कारणों से फैल सकती हैं, जैसे कि वायरस और बैक्टीरिया, ये महामारियों के मुख्य कारण हैं। असाफ सफाई यानी गंदगी कह सकते हैं, तो असाफ सफाई और स्वच्छता की कमी से महामारियां फैल सकते हैं। और क्या हो सकता है? भीड़ भाड़। भैया भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में महामारियां जल्दी फैल सकती हैं। जैसे कोविड-19 के तहत आप लोगों ने देखा था, क्या किया गया था? लॉकडाउन लगाया गया था ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो। अज्ञानता भी एक कारण है। महामारियों के बारे में अज्ञानता और जागरूकता की कमियों से महामारियां फैल सकती हैं। महामारियों के प्रभाव क्या होते हैं? तो बहुत गंभीर हो सकते हैं, जैसे कि जान माल की हानि हो सकती है। और क्या हो सकता है? स्वास्थ्य समस्याएं तो बिल्कुल होंगी महामारी के दौरान। तो महामारियों से स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आर्थिक नुकसान होता है। महामारियों से आर्थिक नुकसान हो सकता है। जब आप बीमार हो जाएंगे तो दवाओं में आपके पैसे लगेंगे, जिससे क्या होगा? आर्थिक नुकसान तो हो ही रहा है। और सामाजिक प्रभाव, महामारियों से सामाजिक प्रभाव भी पड़ सकता है। इसके बाद अगर हम जागरूकता के उपाय देखें बच्चों, तो क्या है? महामारियों के संबंध में जागरूकता के उपाय। महामारियों के संबंध में जागरूकता के उपाय निम्नलिखित हैं। स्वच्छता और सफाई होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? टीकाकरण यानी समय पर टीकाकरण करवाना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, साथ ही साथ मास्क पहनना, यानी मास्क पहनना भी इसमें लिया जाना चाहिए। मास्क पहनना और हाथ धोना, जागरूकता अभियान चलाना और लोगों को महामारियों के बारे में जागरूक करना। निष्कर्ष देख लेते हैं क्या कह रहा है। महामारियों के संबंध में जागरूकता के उपाय बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमें महामारियों के बारे में जागरूक रहना और उनके प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक उपाय करने होंगे। स्वच्छता, टीकाकरण, सामाजिक दूरी, मास्क पहनना और जागरूकता अभियान जैसे उपायों से हम महामारियों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने इस मॉडल पेपर को कंप्लीट किया। ऐसे ही समस्त मॉडल पेपर को पाने के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप लोगों को बता दें, जब तक हम हैं हिंदी और इंग्लिश में क्या गम है। आप लोग हिंदी इंग्लिश की कंप्लीट तैयारी अपने इस चैनल से करते रहिए। साथ ही साथ क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। इसे आप अपने मित्रों के पास में शेयर भी करते रहिए और कमेंट सेक्शन में तो ज़रूर अपना सुझाव संप्रेषित करते रहें, जिससे कि हम आपके सुझावों के अनुरूप खरे उतर सकें और उस पर सुधार कर सकें। आपका एक एक सुझाव मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।